प्यारे बच्चों नमस्कार और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल NTA नेट पॉलिटिकल साइंस में। हम विदेश नीति पर बात कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत विदेश नीति पर हम बात कर रहे थे और विदेश नीति की परिभाषाओं को हमने पढ़ा था। मुझे विश्वास है कि आपने उसमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को अब तक याद कर लिया होगा और विदेश नीति के अर्थ को समझ चुके होंगे। आज हम बात करेंगे विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की। जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, विचारधारा, संस्कृति, भाषा, धर्म, औद्योगिक स्रोत, सैनिक शक्ति, प्राकृतिक संपदा, ये क्या है जो है विदेश नीति के निर्धारक तत्व होते हैं। और विदेश नीति का लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो राष्ट्रीय हित क्या है? अनेक प्रकार के हो सकते हैं और राष्ट्रीय हित के निर्धारण में विदेश नीति निर्माता क्या है? अनेक बातों का ध्यान रखते हैं। और विदेश नीति निर्धारण में जिन प्रमुख बातों को ध्यान में रखा जाता है वो क्या होती हैं? वो यही होती हैं: जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संपदा, औद्योगिक स्रोत, सैनिक शक्ति, भाषा, धर्म, नस्ल और संस्कृति, विचारधारा, इन सभी बातों का ध्यान रखना होता है। तो इन्हीं चीज़ों को हम क्या है किसी करने वाले इन तत्वों का बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं। इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनिएगा, क्योंकि जो इसमें लिखित कंटेंट है वो मैं आपको कम दूंगा। उसमें लिखित कंटेंट कम रहेगा और मुख्यतः हम क्या है सिर्फ चर्चा के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो जो पहला तत्व है विदेश नीति निर्धारण का, वो आता है हमारे पास जनसंख्या। जनसंख्या जनसंख्या से आप किसी देश में निवास करने वाले व्यक्तियों का संख्या को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। और जनसंख्या जो है विदेश नीति के क्षेत्र में क्या है? एक महत्वपूर्ण या प्रमुख तत्व होता है। विदेश नीति निर्धारण में जनसंख्या के तत्व को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इस संदर्भ में डेविड वाइल्ड एक महोदय हुए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी देश के क्षेत्रफल और उसकी जनसंख्या के आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि वह देश महाशक्ति है या छोटा राष्ट्र। अगर किसी देश की जनसंख्या बड़ी है तो उस देश के महाशक्ति बनने के आसार अधिक होते हैं, जबकि कोई छोटी जनसंख्या का देश महाशक्ति बनने के आसार उसके कम होते हैं। भले ही आज ऐसा नहीं कहा जा सकता है। विश्व में परमाणु बम या कई प्रकार के ऐसे स्रोत हैं जिनके माध्यम से कोई कम जनसंख्या का देश या छोटी जनसंख्या का देश भी क्या है शक्तिशाली बन सकता। जनसंख्या के महत्व का मूल्यांकन जो है हम दो दृष्टिकोण से किया जाता है या दो दृष्टिकोण से कर सकते हैं: जनसंख्या और गुणात्मक पहलू, संख्यात्मक और गुणात्मक पहलू। चीन और भारत की जनसंख्या क्या है? विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या है और सबसे बड़ी जनसंख्या के देश चीन और भारत है। चीन पहले नंबर पर है और भारत दूसरे नंबर पर है, जिस कारण वे विशाल स्थल क्या है सेना रखने में समर्थ है। आप जानते हैं कि जो सेना की संख्या है वह भी चीन की जो सबसे अधिक है और उसके बाद भारत की उसके बाद आती है। वे विशाल मानव स्रोत को क्या है गुणात्मक दृष्टि से मजबूत कर सकते हैं। जनसंख्या का जो गुणात्मक पहलू है वह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है या अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। आपके पास बहुत बड़ी जनसंख्या है किंतु वह गुणात्मक नहीं है, तो आपको क्या है वो जनसंख्या आपके लिए जहाँ शक्ति का स्रोत होना चाहिए वहीं आपकी शक्ति को क्षीण करने का स्रोत भी बन सकती है, अगर आपकी जनसंख्या संख्यात्मक दृष्टि से अधिक है और गुणात्मक दृष्टि से क्या है कम है। जनसंख्या की संख्यात्मक दृष्टि से क्या है हम अमेरिका, जापान को ले सकते हैं, जो कि क्या है भारत और चीन से छोटे देश हैं, किंतु उनकी जनसंख्या क्या है काफ़ी गुणात्मक है। इस कारण वे देश क्या हैं भारत से, चाइना से अधिक शक्तिशाली हैं।
ये क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से छोटे हैं पर गुणात्मक संख्या की दृष्टि से क्या है, बड़े देश हैं। विश्व में क्या है, महत्वपूर्ण स्थिति बनाए हुए हैं। साथ ही हमको यह भी ध्यान रखना होगा कि जहाँ संख्यात्मक दृष्टि से बड़ी जनसंख्या वाला देश यदि अपने देशवासियों को गुणात्मक स्तर से क्या कर देता है, उनको गुणात्मक संख्या में बदल देता है, तो वह विश्व में क्या है, एक बड़ी शक्ति का स्थान ले लेता है। जैसे कि चाइना, आप जानते हैं, उसने अपनी बड़ी संख्या को क्या है, गुणात्मक दृष्टि से भी अत्यधिक शक्तिशाली बनाया है। एक एक व्यक्ति को वहाँ क्या है, किसी न किसी क्षेत्र में उसे स्किल्ड अप किया है, जिससे क्या है, उसके देश की संख्या गुणात्मक अधिक है। जबकि भले कहना नहीं चाहिए, पर आप भारत में देखते होंगे कि हर दूसरे चौराहे पे, हर दूसरे कदम पे आपको क्या है, जनसंख्या तो मिल जाएगी, पर वो जनसंख्या आपको क्या है, या तो घूमती फिरती हुई मिलेगी, या फिर अगर थोड़ा सा एज्ड व्यक्ति होंगे तो वो आपको ताश खेलते हुए मिल जाएंगे। तो ये क्या है, गुणात्मक संख्या नहीं है। तो इसमें जो जनसंख्या दी हुई है, विभिन्न देशों की जनसंख्या का क्या है, ये आंकड़ा दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, सबसे अधिक चाइना 18.5% विश्व की जनसंख्या को रखता है। इंडिया 17.9%, यूएस उसके बाद रखता है, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया। इस प्रकार क्या क्या है, देशों की जनसंख्या का चित्र हमारे पास है। तो इस हिसाब से आप क्या है, इसकी शक्तिशाली जो दूसरा निर्धारक तत्व हमको दिखता है विदेश नीति का, वो आता है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति किसी भी देश की जो भौगोलिक स्थिति है, विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। यह क्या है, स्थायी तत्व है। यानी कि जैसे आपकी सैनिक शक्ति है, विचारधारा है, क्या है, बदलती रहती है, अस्थायी तत्व है। किंतु आपकी भौगोलिक स्थिति क्या है, स्थायी तत्व है, जिसमें अधिकांशतया क्या है, परिवर्तन नहीं होता है। भले ही कभी कभार चेंजमेंट हो सकता है मौसम परिवर्तन के कारण, किंतु अधिकांशतः क्या है, परिवर्तन नहीं होता है। भारत को अगर हम ले लें, तो भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसे स्थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना तीनों का अपार व्यय सहन करना पड़ रहा है। आप देखिए, भारत का 3,500-4,000 का जो किलोमीटर की सीमा है, वो आपकी चाइना के साथ लगती है। पाकिस्तान के साथ हमारी एक बहुत बड़ी बॉर्डर है। 7,000 से अधिक हमारा क्या है, जो जल का क्षेत्र है, उसका बॉर्डर है। तो भारत के लिए क्या है, वायुसेना, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, नौसेना और जल सेना तीनों का ही रखना क्या हो जाता है, थल सेना, सभी का रखना क्या होता है, अपार आवश्यक हो जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिसमें हमारा एक बहुत सुरक्षा, सीमाओं की रक्षा, तो उस कारण भारत को एक बहुत बड़ा जीडीपी का खर्चा वहाँ करना पड़ता है। जबकि अगर हमारे ही पड़ोसी देश नेपाल की देखें, तो उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है कि उसे नौसेना रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी कोई भी सीमा क्या है, समुद्र से नहीं लगी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, किसी देश की भौगोलिक स्थिति से उत्पन्न समस्याओं का कभी कभी सामना करना पड़ता है, तो कभी कभी अन्य देश को क्या है, उससे उत्पन्न फायदे भी अर्जित होते हैं। भौगोलिक स्थिति क्या है, कभी कभार हमारे लिए समस्या भी हो जाती है, और कभी कभार क्या है, उसके जो फ़ायदे हैं वो उसके पड़ोसी के लिए भी हो जाते हैं, और कभी उसके लिए भी हो जाते हैं। तो भौगोलिक स्थिति विदेश नीति में क्या है, एक प्रमुख स्थायी निर्धारक तत्व है, जिसका विश्व का कोई भी राष्ट्र उपेक्षा नहीं कर सकता है। आपकी कैसी भौगोलिक स्थिति है वो आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, किंतु भौगोलिक स्थिति क्या है, एक महत्वपूर्ण स्थायी तत्व है। उसके पश्चात प्राकृतिक संपदा, जो कि हमारा अगला महत्वपूर्ण तत्व है। प्राकृतिक संपदा से हम क्या समझते हैं,
प्राकृतिक संपदा यानी कि प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो मानव जाति के कार्यों के बिना मौजूद है, यानी कि उसमें मानव ने कोई भूमिका अदा नहीं की है और वो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। या दूसरों शब्दों में कहें, वे प्राकृतिक पदार्थ जो अपने अपक्षी संसाधनों के विशेषताओं में चुंबकीय, गुरुत्वीय, विद्युतीय गुण या बल आदि शामिल हैं। पृथ्वी में सूर्य के प्रकाश, वायुमंडल, जल, थल, सभी खनिजों सहित के साथ साथ सारे सब्जियां, फल, पशुओं के जीवन से प्राकृतिक रूप से पदार्थ आदि प्राकृतिक संसाधनों की क्या है, सूची में शामिल है। एक प्राकृतिक संसाधन का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि कितना पदार्थ उपलब्ध है और उसकी मांग कितनी है। प्राकृतिक संसाधन सीधे सीधे शब्दों में कहें तो जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, चाहे वो खनिज संसाधन है, चाहे मूल्य मुख्यतः खनिज संसाधन ही होते हैं, किंतु इसके अतिरिक्त अन्य भी, जैसे वन है प्राकृतिक संसाधन है, जल है प्राकृतिक संसाधन है। तो ये सभी क्या हैं, प्राकृतिक संसाधन है और इनकी भी किसी देश की विदेश नीति के निर्धारण में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और प्राकृतिक संसाधनों में क्या है, ऐसा नहीं है कि इनमें क्या है, परिवर्तन नहीं हो सकता। आपके पास वन भूमि अधिक है और आपने वनों का कटाव शुरू कर दिया तो आपकी वन भूमि घट जाएगी, आपके पास प्राकृतिक संसाधन वन के रूप में घट जाएंगे। तो इसलिए कह सकते हैं कि प्राकृतिक संपदा दोहन के बाद क्या है, समाप्त हो जाती है। चाहे आपके पास खनिज संसाधन है, कच्चा तेल हो सकता है, और आप बहुत तेज़ी से उसका दोहन कर रहे हैं तो एक ना एक दिन वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और जैसा कि आजकल विश्व में कहा भी जा रहा है कि 30-40 वर्षों में बाद क्या है, जो कच्चा तेल है वो क्या है, विकल्प विश्व में ढूंढ रहा है। आपने देखा होगा कच्चे तेल के स्थान पर कई बार जो चीड़ की पत्तियां हैं उनसे जो क्या बोलते हैं, पारुल, उससे क्या है, पराल से क्या है, तेल खोजने की बात की जा रही है। इसके अतिरिक्त ऐसे अन्य संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है जिससे कि हमको जो कच्चा तेल है उसकी आवश्यकता ना पड़े। इलेक्ट्रिक मोटर वाहन आप सुन रहे होंगे कि अब क्या है, बाज़ारों में आने शुरू हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो कच्चा तेल प्राकृतिक संसाधन है उसकी समाप्ति होने की स्थिति है, इसलिए क्या है, उसके विकल्प ढूंढे जा रहे हैं। प्राकृतिक संपदा की बहुलता के कारण ही क्या है, आज अमेरिका अत्यधिक समृद्ध राष्ट्र है। इसके अतिरिक्त भी कई सारे राष्ट्र हैं जिनके पास प्राकृतिक संसाधनों की क्या है, बहुत अधिक मात्रा है, इसलिए वो क्या है, संपन्न राष्ट्रों की गिनती में आते हैं। और ये जो संपन्न राष्ट्र होते हैं वे गरीब राष्ट्रों को क्या है, मदद देकर उनको क्या है, अपने खेमे में या अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं। और प्राकृतिक संसाधनों के बल पर ही क्या है, इन राष्ट्रों ने अनेक छोटे राष्ट्रों की विदेश नीतियों को अपने क्या है, पक्ष में किया हुआ है। अरब देशों का उदाहरण भी हम दे सकते हैं जिनके पास तेल जैसी महत्वपूर्ण वस्तु है, और उस तेल जैसी महत्वपूर्ण वस्तु के बल पर आपने देखा होगा कि आपका जो मध्य एशिया के राष्ट्र हैं, ईरान, इराक, कुवैत, ये राष्ट्र क्या हैं, कुछ भी नहीं थी, मरुभूमि थी, मरुस्थल युक्त भूमि थी, और तेल प्राप्त होने के कारण आज आपने देखा होगा है, एक अहम शक्ति के रूप में ये देश माने जाते हैं। और जैसे ही इनके पास ये तेल या जो भी प्राकृतिक संसाधन है समाप्त हो जाएंगे, वैसे ही इनकी स्थिति क्या है, डामाडोल होती दिखेगी। तो इसलिए प्राकृतिक संपदा भी क्या है, विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। उसके पश्चात औद्योगिक स्रोत और क्षमता भी क्या है,
एक अगला निर्धारक तत्व है विदेश नीति का। और विदेश नीति के निर्धारण में किसी देश के जो औद्योगिक स्रोत हैं या उसकी औद्योगिक क्षमता है, यह भी क्या है, प्रभावशाली भूमिका का निर्वहन करती है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इस आधुनिक युग में औद्योगिकरण के चरण चरण से तेजी से क्या है, विकास बढ़ता जा रहा है। औद्योगिक रूप से समृद्ध जो राष्ट्र हैं, जैसे अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, इसके अलावा जर्मनी, ये क्या है, इनके नाम बरबस ही लिए जाते हैं। अमेरिका आज सारी विश्व राजनीति को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। इसका कारण उसकी क्या है, औद्योगिक क्षमता है। एक समय अमेरिका को शत्रु समझने वाले देश चीन अब अमेरिका से अपने क्या है, औद्योगिक विकास के लिए मदद ले रहे हैं। आज तो भले ही स्थिति क्या है, डामाडोल है अमेरिका और चाइना की, पर किंतु 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में चाइना एक देशों में क्या है, उद्योग धंधे हैं, जिससे वे क्या है, अरबों डॉलर प्रतिवर्ष कमाने के साथ साथ उन देशों की आंतरिक घटनाक्रम को भी क्या है, अपने पक्ष में बनाते हैं, जिन देशों में वो अपना कच्चा माल भेजते हैं। भारत भी क्या है, औद्योगिक दृष्टि से विकसित होने के कारण विकासशील देशों को क्या है, औद्योगिक मदद वर्तमान में दे रहा है। औद्योगिक रूप से जो विकसित देश होते हैं, अन्य देशों को औद्योगिक मदद देकर उनकी विदेश नीतियों को क्या है, अपने पक्ष में करते हैं या प्रभावित करते हैं। औद्योगिक स्रोत इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विदेश नीति के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। औद्योगिक स्रोतों के बाद या उद्योग के बाद जो हमारे पास अगला महत्वपूर्ण तत्व आता है, वो आता है सैनिक शक्ति का। सैनिक शक्ति सैनिक शक्ति आधुनिक युग में क्या है, विश्व राष्ट्रों के बीच शस्त्रों की होड़ हमें दिन रात देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, घट नहीं रही है। और इस सशस्त्रीकरण की प्रवृत्ति का मूल कारण जो है वो क्या है, राष्ट्रों की सुरक्षा। राष्ट्र अपनी अपनी सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए हमें यह सशस्त्रीकरण या सैन्यकरण देखने को मिलता है। और इसका कारण एक अन्य भी है कि विश्व के जो कुछ शक्तिशाली देश हैं वो क्या है, एक एक अकेले शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में बनने की हमने सुना है। दोनों ही क्या है, शक्तिशाली राष्ट्र माने जाते रहे थे। दोनों ही अपने अपने पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा को लेकर क्या था, विश्व में गुटबंदी कर रहे थे और विभिन्न राष्ट्रों को अपने गुट में मिलाने का प्रयास कर रहे थे। और ये कब कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास अत्यधिक सैन्य शक्ति थी, इस कारण वो ऐसी स्थिति में थे। किंतु 1991 में जैसे ही रूस का विघटन होता है, सोवियत संघ का, उसके पश्चात अमेरिका क्या है, एकमात्र अकेली शक्ति रह गया था 91 के पश्चात। किंतु वर्तमान में कुछ अन्य राष्ट्रों ने भी क्या है, शक्तिशाली बनने की कोशिश की है। उसमें भारत, चाइना का जापान, ये क्या है, अमेरिका को चुनौती पेश कर रहे हैं। और सैनिक शक्ति संपन्न होने से जो राष्ट्र सैनिक शक्ति संपन्न होते हैं, उनके पास क्योंकि हथियारों का जखीरा होता है, तो हथियारों का व्यापार के माध्यम से भी क्या है, वो दूसरे देश की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। आपने सुना होगा कि युद्ध कहीं भी हो, आतंकवाद कहीं भी बढ़े, किंतु कुछ शक्तिशाली राष्ट्र जो कि हथियारों का, जिनकी इकोनॉमी हथियारों पर ही चलती है, हथियारों की खरीद फरोख्त पर ही चलती है, वे क्या है, इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और ऐसे आतंकवाद या अन्य प्रकार की जो भी घटनाएं घटती हैं, जो बुरी घटनाएं घटती हैं, उसमें उनका प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष योगदान अवश्य होता है। इसके पश्चात जो अगला
क्या निकलता है? विचारधारा एक समूह या एक व्यक्ति के विचारों या विश्वासों का एक ऐसा सेट है। अक्सर विचारधारा राजनीतिक मान्यताओं का एक सेट या विचारों के एक सेट दर्शाती है जो एक विशेष संस्कृति को चिन्हित करती है। पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, ये क्या है? विचारधाराएं हैं। लेकिन सभी क्या है? विश्वासवाद नहीं है। यानी कि विचारधारा, विभिन्न राष्ट्रों की विचारधारा विभिन्न प्रकार की हो सकती है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का समर्थन करता है। भारत गुटनिरपेक्ष विचारधारा का समर्थन करता है और भारत पंचशील की विचारधारा का समर्थन करता है। पंचशील का सिद्धांत आप जानते होंगे कि एक दूसरे के राष्ट्र की क्या है, सीमाओं में हस्तक्षेप नहीं करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, अगर कोई विवाद की स्थिति आती है तो बातचीत के माध्यम से उसे सुलझाना। तो ये क्या है? विभिन्न विभिन्न देशों की विचारधाराएं होती हैं। और किसी भी देश का समाज क्या है? उसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था पर क्या होता है? आधारित होता है। और ये जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, ये क्या है? उस देश की विचारधारा से प्रभावित होती है। और इस कारण उस देश की जो विदेश नीति बनती है वह भी क्या है? इस विचारधारा से क्या होती है? प्रभावित होती है। और इस विचारधारा का एक महत्वपूर्ण रोल उस देश की विदेश नीति में होता है। उदाहरण से हम देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व अमेरिका और सोवियत संघ के अलग अलग नेतृत्व में क्या है? विभाजित हो गया था। जहां अमेरिका ने पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व किया तो वहीं सोवियत संघ ने साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व किया। दोनों ही देशों ने विश्व के अन्य देशों में अपनी अपनी विचारधारा को फैलाने की नीति अपनाई। अमेरिका ने सोवियत साम्यवाद के प्रसार को रोकने के प्रयास किए तो सोवियत संघ ने अमेरिकी पूंजीवाद के प्रसार को रोकने के प्रयास किए। और इस प्रकार क्या है? अन्य देश भी विदेश नीति निर्धारण में अपनी विचारधारा के सिद्धांत को अपनाते हैं। भारत अशोक और बुद्ध के जमाने से ही क्या है? शांतिप्रिय राष्ट्र रहा है। भारत द्वारा विदेश नीति के निर्धारण में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत उसकी विचारधारा की अमिट छाप को स्पष्ट करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में भी स्पष्ट उल्लेख लिखा हुआ है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वसुधैव कुटुंबकम की नीति का समर्थन करेगा। वैसे कई विद्वानों का मानना है कि विदेश नीति के निर्धारण में क्या है? विचारधारा की भूमिका क्या होती है? क्षीण होती है। किंतु असल में ऐसा नहीं है। हाँ, वर्तमान में विचारधारा की भूमिका कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी उसके महत्व को हम नकार नहीं सकते हैं। उसको नकारना बुद्धिमत्ता नहीं कहलाएगी। तो विचारधारा के महत्व को आप समझे कि विदेश नीति में कैसे इसका रोल होता है। उसके पश्चात जो हमारे पास अगला तत्व आता है वो आता है विश्व जनमत का। विश्व के किसी भी देश में संकट होने पर अन्य देशों की उस पर क्या होती है? प्रतिक्रिया किसी न किसी रूप में जरूर होती है। और इसका कारण क्या है? अंतर्निर्भरता के वर्तमान युग में किसी भी देश की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के साथ क्या है? अंतर्क्रिया करती है। किसी भी देश में कोई भी घटना घटेगी तो उसका विश्व के अन्य देशों पर क्या है? प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। कोई भी देश विदेश नीति निर्धारण के समय विश्व जनमत के अनुकूल या प्रतिकूल होने की संभावना पर विचार करता है। कोई भी देश किसी भी प्रकार का एक्शन लेने से पूर्व यह जरूर देखता है कि इससे विश्व के जनमत पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा आजकल विश्व के राष्ट्र क्या हैं? विश्व जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए अनेक प्रकार के प्रचारात्मक कार्य भी करते हैं,
ताकि विश्व समुदाय में उसके मित्र राष्ट्र ज़्यादा हों और शांतिपूर्ण परिस्थितियों में वह चहुमुखी आंतरिक विकास कर सके। विदेश नीति के क्षेत्र में विश्व जनमत क्या है, किस प्रकार प्रभावी भूमिका अदा करता है, इसका उदाहरण 1956 में ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल द्वारा स्वेज संकट के बाद मिस्र पर किए गए अपने आक्रमण को वापस लेना है। जो स्वेज नहर की घटना है, आप जानते होंगे कि उसमें अपने हितों के लिए क्या है, ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने क्या किया था, मिस्र पर जो अटैक किया था उसको वापस ले लिया था अपनी मांग मनवाने के बाद। और यह क्यों किया था ब्रिटेन, फ्रांस और जनमत में क्या है, इन राष्ट्रों का विरोध होना शुरू हो गया था। अमेरिका ने जब वियतनाम युद्ध हुआ था और बहुत बुरी तरह बमबारी वियतनाम पर कर शुरू कर दी थी, तो विश्व जनमत के जब विरोध हुआ तो उसको अपनी बमबारी रोकनी पड़ी थी। ये कुछ घटनाएं हैं जो दर्शाती है कि विश्व जनमत भी क्या है, विदेश नीति के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। उसके पश्चात जो हमारे पास आता है वह है भाषा, धर्म, नस्ल और संस्कृति। विदेश नीति के क्षेत्र में भाषा, धर्म, नस्ल और संस्कृति की भी क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा और नस्ल के कारण ही सीमांत जो प्रदेश होते हैं उनके क्या है, सीमांत जो प्रदेश होते हैं उनके जो अपने पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके साथ संबंध होते हैं। जैसे आप भारतीय बॉर्डर पे देखें तो भारतीय बॉर्डर पाकिस्तान का बॉर्डर भी कहलाएगा कहीं ना कहीं। तो उस बॉर्डर के आसपास के लोगों के क्या है, एक दूसरे से संबंध या सांस्कृतिक संबंध, भाषा हो सकती है सेम, तो इससे क्या है, संबंध अच्छे भी बन सकते हैं और खराब भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त रंगभेद की जो नीति है, गोरे काले की जो नीति है, उसका भी कारण क्या है, किसी देश की विदेश नीति को प्रभावित करता है। और धर्म भी एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, विदेश नीति के रूप में निभा क्या है, किसी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई घटना है या कोई संवाद है तो उसमें समर्थन देते हुए मिलेंगे। आप इंग्लिश कंट्रीज़ को देखेंगे तो वो आपको वैसे समर्थन करते हुए मिलेंगे जो पाश्चात्य राष्ट्र हैं, औद्योगिक राष्ट्र हैं। तो भाषा, धर्म, नस्ल और संस्कृति भी क्या है, विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका का क्या है, निर्वहन करती है। उसके पश्चात नीति निर्माता या जिसे हम लीडरशिप कहते हैं, यह भी क्या है, विदेश नीति के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। और इस नीति निर्माता या जो लीडरशिप है इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से कौन आते हैं, किसी देश के राजनेता, विदेश मंत्रालय के अधिकारी तथा जो कूटनीतिज्ञ होते हैं किसी देश के, उनको हम सम्मिलित कर सकते हैं। ये नीति निर्माता विदेश नीति का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। विदेश नीति निर्माण के दौरान उसके प्रमुख तत्वों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना उनकी प्रमुख जिम्मेदारी होती है। अतः जो नीति निर्माता होते हैं वो विशिष्ट वर्ग है जो देश की विदेश नीति के निर्धारण में सक्रिय भाग लेते हैं। या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें तो अगर आपका नीति निर्माता एक्शन लेने वाला नहीं होगा, कोई देश कोई दूसरा राष्ट्र आपकी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है और आपका लीडर चुप बैठा है इस डर से कि युद्ध हो जाएगा, जीडीपी घट जाएगी, तो कहीं ना कहीं क्या है, उसका आपको नुकसान झेलना पड़ेगा सीमाओं के अतिक्रमण के रूप में। किंतु इसी प्रकार अगर कोई आपका
देने चाहता और उसमें क्विक एक्शन लेता है तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके जो हित हैं वह सुरक्षित रहेंगे। तो इसलिए नेतृत्व का भी एक अहम रोल होता है विदेश नीति के निर्धारण में। उसके अतिरिक्त जो संबंध देशों की प्रतिक्रिया है, यानी कि जो आपके पड़ोसी राष्ट्र हैं या जिनके साथ आप विदेश नीति रख रहे हैं, उन देशों की आपके प्रति क्या प्रतिक्रिया है। अगर आप किसी देश के साथ संबंध बना रहे हैं और वो देश आपको क्या है, अच्छी प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो आप उसके साथ ज़्यादा लंबे समय तक अच्छे संबंध बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। किंतु आपकी विचारधारा क्या है, उसके साथ आपको संबंध बनाने के लिए प्रेरित भी कर सकती है। तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ वैसी ही नीति का निर्वहन करेगा जैसी कि दूसरा राष्ट्र प्रतिक्रिया देगा। तो प्रतिक्रिया का भी क्या है, एक अहम रोल होता है विदेश नीति के निर्धारण में। तो इसके साथ ही जो आपके विदेश नीति के निर्धारक तत्व हैं उनको मैंने आपको सभी को समझा दिया है। अगर कोई पॉइंट आपको समझ ना आया हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछिएगा। मुझे विश्वास है कि आपको आज का जो ये वीडियो है अच्छा लगा होगा और अन्य वीडियोस भी आपको अच्छे लगते होंगे। जो कमियां रहती हैं उनको आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताया करो, ताकि वीडियोस में क्या है, सुधार होता रहे। और जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि लॉकडाउन के समय पर भी आपको एक अच्छी आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप इसे शेयर करेंगे। धन्यवाद।